वेलकम डियर स्टूडेंट। मैग्नेटिज्म का सेक्शन है और इसको आज खत्म करना है हमें। यहां मैग्नेट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसी पर ही काम चल रहा है और बहुत बेसिक बेसिक चीजें होगी और इस पर जो सवाल बनता है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और बहुत ही हल्के से कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर मिल जाता है। इसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है थियोरटिकल है, तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार आप जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को प्रॉपर रीड भी करना पड़ेगा। इसके PYQ उसके काफ़ी सारे सम्स मैंने यहाँ पर कवर करा के लिए हैं, लेकिन कई सारे सम्स जो होंगे वो आपको खुद होकर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एडिशनल प्रैक्टिस शीट जो होगी, एडिशनल प्रैक्टिस शीट मैं आपको इसके साथ जोड़ दूंगा। वो सारे अगर आप क्वेश्चन करते तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेट करके मिलने वाला है। गॉट इट। यहाँ शुरुआत ऐसी करती बच्चों, जैसे मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं। मैग्नेट का ओरिजिन जो अगर आप देखोगे तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन होता है और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर देते हैं मैग्नेटिज्म के ओरिजिन में। मतलब करंट अगर फ्लो हो रहा है कितना ही कम हो या इलेक्ट्रॉन का खुद का स्पिन भी हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने ही वाला है। सो एज अ होल अभी हम सिर्फ बार मैग्नेट पर काम करने वाले हैं। सो बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड इट इज कंसीडर्ड दैट अ लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ends at south pole. This is happening outside the bar magnet, लेकिन inside the bar magnet it travels from south to north. ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमें पता है और इस मैग्नेट से रिलेटेड अगर बात करें तो बच्चों देखो, लाइन ऑफ फोर्स के बारे में अगर क्लियरली बात करें, यस, आउटसाइड जब हम देखते हैं तो स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स एट साउथ पोल, और उसके अलावा अंदर ही अंदर साउथ टू नॉर्थ ही जाने वाला है। तो इस बार मैग्नेट को स्ट्रक्चरली हमने ऐसे दिखा दिया, क्योंकि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि एवरी टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। तो जो बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ और साउथ में से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए पैरेलल और पासिंग थ्रू सेंटर, तो इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। और इसको परपेंडिकुलर, जैसे ऐसी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन को बच्चों यहां पर देखिए, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोल देंगे। तो आपके पास दो अभी स्ट्रक्चर्स है, एक्सियल है और इक्वेटोरियल है। यहां पर अभी क्या होता है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो मैं थोड़ा सा आगे, अबर 12th के हिसाब से, मतलब 12th के बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए उसके अनुसार ही बताऊंगा। यहां पर थोड़ा विजुअलाइज कर लो ना, कि जैसे यहां पर भी आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल दीज लाइंस अपीयर टू गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब सरफेस से एंड से नहीं दिख रहा है, ये कहीं से हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं यहां कहीं से ये सारी चीजें शुरू हो रही है। गॉट इट। तो इसका जो पूरा के पूरा स्ट्रेंथ है, इट अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड समव्हाट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यहां पर भी देखो, इट अज्यूम टू बी एंड एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, ऐसा लग रहा है हमें, विच इज नॉट एक्चुअली। तो ये जो हो गए ना, नॉट रियल, फिक्शियस, इमेजिनरी जो होगा, ये इमेजिनरी पोल्स हो गए। और इसकी जो ताकत है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसको कहा जाएगा पोल स्ट्रेंथ। क्या कहा जाएगा बच्चों? पोल स्ट्रेंथ। तो हमारे पास नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के लिए +m, और साउथ पोल है इसके लिए -m। हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग अप्रोच मिलेगा आपको। इसको कई बार Q∪m या फिर -Q∪m ऐसे बताया जाता है। तो M फॉर पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, Q जो चार्ज से मतलब इंस्पायर होके इन्होंने लिया है, तो QM, Q -QM, या उससे रिलेटेड बेझिझक आप +m -m का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा पोल स्ट्रेंथ, वेयर एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड। नॉर्थ पोल से रिलेटेड यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड, साउथ से रिलेटेड यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अभी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये जो पोल स्ट्रेंथ दिखाया गया है ना, इन पोल स्ट्रेंथ टू पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ टू पोल स्ट्रेंथ, मतलब -m से लेकर +m तक, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैग्नेटिक लेंथ कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? -m टू +m, इनके बीच का जो एक्चुअल लेंथ दिख रहा है यहां पर देखो, मैग्नेटिक लेंथ। और स्केल की हेल्प से अगर मैं साउथ से नॉर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब नॉर्थ और साउथ इन द सेंस क्या हो रहा है, जो फिजिकल आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, फिजिकल बार मैग्नेट, आई एम टेलिंग यू, उसका जो लेंथ होगा उसे कहा जाएगा ज्योमेट्रिक लेंथ।
तो मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ है, ये दोनों है और इन दोनों के बीच में एक हल्का सा रिलेशन यहां पे दिया है। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा अंदर होता ही है। एज एन एग्जाम्पल अगर बात करें यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट का अगर ज्योमेट्रिक लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 12 सेंटीमीटर, तो बच्चों मैग्नेटिक लेंथ कितना बनेगा? तो मैग्नेटिक लेंथ बनने वाला है 5/6 टाइम्स। ज्योमेट्रिक लेंथ की जगह पर मैं 12 सेंटीमीटर डाल देता हूं, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी आपका आंसर। अभी मैं इसको वार्निंग के हिसाब से बात करूं, वार्निंग दे दूं आपको। वार्निंग ये है, अनलेस and until provided or unless and until it is mentioned length taken is always magnetic length. लेंथ टेकन इज ऑलवेज मैग्नेटिक लेंथ अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन। जब तक बताया नहीं जाए कि ये ज्योमेट्रिक लेंथ है तब तक आपको बताया जाएगा मैग्नेट की लेंथ इतनी है, मैग्नेट की लेंथ इतनी है। तो दिमाग मत दौड़ाओ, मैग्नेट की लेंथ मतलब उन्होंने मैग्नेटिक लेंथ के बारे में बात किया है। ओके, तो अभी यहाँ एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो डिफाइन की गई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया बच्चों, m बार इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ लिया जाता है और इन दो पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। तो स्मॉल m दैट इज पोल स्ट्रेंथ और उसके बीच में ये ट्वाइस l बार लिख लिया है। ट्वाइस l बार मतलब क्या है बच्चों? m 2l बार। तो 2l बार वेक्टर कहां से आया? इट इज मेजर्ड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस तरीके से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक वेक्टर तैयार किया गया, इंटेंशनली तैयार किया गया, इंटेंशनली तैयार किया गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये जो है ये डाइपोल मोमेंट है जो रिप्रेजेंट किया जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर से। ये डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, अभी एक सवाल बन रहा है, ये जो डाइपोल मोमेंट आया इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर कहां से आया? तो भाई आपने इसके पहले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट बन रहा था फॉर कॉइल। वो कितना था? तो डाइपोल मोमेंट वाज करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। जो कॉइल का एरिया है वो, तो करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया दैट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ए। तो डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है बच्चों, दैट डाइपोल मोमेंट इज आई मल्टीप्लाई बाय ए। दैट डाइपोल मोमेंट इज आई मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, तो इसको शायद चलो ठीक है, नहीं आएगा तो चलो दिख रहा है, नहीं दिखेगा ना। करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, यस करंट मल्टीप्लाई बाय। तो आपको समझ में आ रहा है, करंट का यूनिट था एम्पियर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसको डायरेक्ट यूनिट ही बता दूं मैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यही आ रहा है, या फिर जूल पर टेस्ला आ जाएगा। ये कैसे आता है आगे आने वाला है, पढ़ाएगी आपको। जूल पर टेस्ला ये भी यहाँ पर बनने वाला है। ओके, कैसे बनना है दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, तो वर्क डन वाला फॉर्मूला क्या था? एम बी कॉस थीटा। तो एम बी आ चुका है, तो वर्क डन देखो, वर्क डन इज एम बी कॉस थीटा। तो देखो डाइपोल मोमेंट इज वर्क डन अपॉन बी, बी का यूनिट होता है टेस्ला। तो ये आगे पढ़ेगा, अभी इसको यहाँ पर पेंडिंग रख देते हैं, या फिर ये ध्यान में रख लो फिलहाल के लिए। ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है इसका यूनिट एम्पियर मीटर हो जाएगा और लेंथ तो है भाई मीटर में ही है। और इसका डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन कहाँ से कहा है बच्चों? साउथ टू नॉर्थ है। कहाँ से कहा है? साउथ टू नॉर्थ है। इतना पक्का हो गया आपका? आगे बढ़ते हैं।
ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं अगले लेक्चर में भी इसको कैरी करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ऐसे कई सारे हजारों इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हजारों नहीं हो गए, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसी में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे उठा के दिखा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है करंट उसके एग्जैक्टली अपोजिट दिखाते हैं हम लोग। और डाइपोल मोमेंट को जो डायरेक्शन दिखाई जाती है उसके लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है कि करंट की डायरेक्शन से आपकी फिंगर घुमा दो। तो करंट की डायरेक्शन से उंगलियां घुमा दी तो डाइपोल मोमेंट मिल चुका है। मतलब एक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो खुद का एक छोटा सा मैग्नेट उसने तैयार कर लिया, छोटा सा एक उसका डाइपोल तैयार कर लिया जिसको नॉर्थ और साउथ पोल होगा, ये इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन ने बना दिया। तो डाइपोल मोमेंट था करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए करंट कैसे डिफाइन किए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है और ये सर्कल में घूम रहा है, ये कॉइल वगैरह कोई नहीं है, ये सर्कल में घूम रहा है। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड ले लिया डिवाइडेड बाय टी, या फिर आपको पता है सर्कल के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, तो ई मल्टीप्लाई बाय एफ, ये भी यहाँ पर आ चुका है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। उसके बाद एरिया क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो इसको रख दो यहाँ पर। ये इसको कैसे सॉल्व करना है इसका भी तरीका हमने पढ़ा इसके पहले, कैसे सॉल्व करते थे देखो। तो m इज ई एफ को ले लेता हूँ और करंट जो बच्चों पाई आर स्क्वायर है, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ ई, और ये 2 पाई और f इस तरीके से लिख लेता हूँ और ये आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये 1/2 आ गया ई, और ये ट्वाइस पाई एफ मतलब ओमेगा, और बच्चों ये आ गया आर स्क्वायर। तो है यहाँ पर बन रहा है ओमेगा वी बाय आर लिख सकते हो, तो वी बाय आर लिखने के बाद ये अलग से और फार्मूला आ गया ई वी आर बाई 2। तो ये फार्मूला रट लो, अच्छे ढंग से कर लो। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एम देखो डाइपोल मोमेंट, और ये एल कहाँ से आया, तो एल इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर, तो अभी इलेक्ट्रॉन को मैकेनिक्स के हिसाब से देखो, मैकेनिक्स के अनुसार अगर देखें तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और मैकेनिक्स में बताया गया है कि वे मोशन को फॉलो करो। जैसे डाइपोल मोमेंट के लिए आपने करंट को फॉलो किया, राइट हैंड को यूज किया, उसी तरीके से अगर मैकेनिक्स के हिसाब से देखो तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से घूम रहा है, तो मैकेनिक्स में कहीं पर चार्ज नहीं था, तो भाई ऐसे घूम रहा है तो आपका राइट हैंड कर्ल करा दो, अंगूठा नीचे आ गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो एल इज एम वी आर, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एम ले लिया और डिवाइडेड बाय अगर एल करा दिया तो देखो इसमें एम वी आर है, समझ लो एम बाय एल, m इज ई वी आर बाई 2 और l इज एम वी आर। तो इसको सॉल्व करने के बाद में देखो बच्चों वी आर ये कट हो जाएगा, तो e बाई ट्वाइस ही में बनता है, ट्वाइस m बनता है। दिस इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशो। अगर पूछ लिया सवाल तो गायरोमैग्नेटिक रेशो आ जाएगा 8.8 10^10 कूलम पर किलोग्राम, इसका यूनिट ध्यान में रख लो। इन वेक्टर फॉर्म m बार इक्वल टू माइनस ई बाई ट्वाइस एम एल बार, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन, तो क्वेश्चन इस पर आ जाए तो ये सिलेक्शन कर देना, ठीक है। उसके बावजूद आपने बोहर्स ऑर्बिट में पढ़ा है कि सेकंड पोस्टुलेट होता था कि एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ला लिया है, तो एन एच बाई 2 पाई और एम की जो वैल्यू थी देखो कैसा है, यही फॉर्मूला एम बाई एल, तो यहाँ से एम इक्वल टू ई बाई ट्वाइस एम एल लिख सकते हो आप, इसी से ले सकते हो ना ये रिजल्ट। इसी रिजल्ट को यहाँ पर नीचे यूज किया है, तो L की वैल्यू मैंने NH बाई 2 पाई लिख दिया, N को अलग निकाल दिया, EH बाई 4 पाई एम, जिसको कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ आपके ध्यान के लिए, मतलब इसी के लिए रखना है कि अगर एंट्रेंस में गलती से आ जाए तो भाई ये चीज़ें आपको पता हो। 9.27 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। यस, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज़ें पढ़ी है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। बस वही सारी चीज़ें आ रही है वापस से रिपीट से। तो डाइपोल मोमेंट को अगर मान लीजिए इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स इक्वल अपोजिट फोर्सेस दो पोल्स पर काम करेंगे इस तरीके से। फोर्स इज पोल स्ट्रेंथ इनटू बी, यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ इनटू बी, एक दूसरे के अपोजिट हो रहा तो ये रोटेट होगा, रोटेट होकर खींच के ऐसे सीधा हो जाएगा। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज एम बार क्रॉस बी बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये था पी बार क्रॉस ई बार। चलो अभी इसी पर फोकस करते हैं, एम बार क्रॉस बी बार, एम बी साइन थीटा। तीन चीजें देखो,
अगर शुरुआत में देखो एम बार कौन है, ये मैग्नेट जो बार मैग्नेट दिख रहा है ये एम बार मतलब यहां पर कौन सा पोल है बच्चों, यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, ये वेक्टर से हमें पता चल रहा है कि ये एरो जहां पर ये नॉर्थ पोल है और यहां पर से साउथ पोल है। तो शुरुआत अगर देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड और एम बार दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, टॉर्क जीरो, ये एक्सपीरियंस नहीं करने वाला। अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो भाई एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री है, साइन 180 फिर भी जीरो हो जाता है। और अगर 90 डिग्री पर तो यहां पर टॉर्क मैक्सिमम होगा और जिसकी वैल्यू होगी एम बी। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, इसको इसीलिए पैरेलल में देता हूं मैं ताकि कंपैरिजन मेथड आ जाए। भाई सीईटी के लिए तो कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूले पूछ लेते हैं कि टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले लिख के दिखा दो, बस इतने भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर एंगल इज माइनस एम बार डॉट बी बार, यहां पर एम बार क्रॉस बी बार था, यहां पर माइनस एम बार डॉट बी बार होगा इस पर्टिकुलर एंगल पर उसके पास वाली एनर्जी। तो इसको एक्सपांड कर दिया माइनस एम बी कॉस थीटा। इसमें भी वही तीन चीजें चल रही है। अगर शुरुआत में ही मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, मतलब डाइपोल मोमेंट और बी बार पैरेलल है, तो थीटा जीरो आ जाएगा। तो थीटा जीरो के वक्त कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है। तो भैया माइनस एम बी मिनिमम वैल्यू, इसको चूज करना पड़ेगा, इस पर सवाल आ गया है। 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है, एम बार और बी बार अपोजिट काम कर रहा है, तो यस यहां पर देखिए 180 डिग्री है, तो 180 की वजह से cos 180 -1 और ये माइनस साइन प्लस हो गया, तो एम बी, ये चीज मैक्सिमम हो रही है। इसको स्टेबल कहा जाता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर अनस्टेबल होता है, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ट्राई टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, तो उस हिसाब से काम कर रहा है। 90 डिग्री का अगर बात करें तो बी बार और एम बार अगर एक दूसरे से, बी बार और एम बार एक दूसरे से अगर 90 डिग्री पर है तो साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये आ गया बच्चों जीरो, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बेझिझक लिख लो जीरो। गॉट इट? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये सवाल को अच्छे तरीके से रख लो, इसको ध्यान में रख लो। When we are rotating a dipole from one angle to another angle, work is done and that work done question is asked. So work done is final potential energy minus initial energy होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल होता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हो तो उसके निगेटिव साइन की वजह से ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली ये फॉर्मूला ओरिजिनल लिख के देता हूँ, u ऑफ थीटा 2 माइनस u ऑफ थीटा 1, फाइनल माइनस इनिशियल, थीटा 1 से थीटा 2 तक गए। सो वर्क डन इज u ऑफ थीटा 2 माइनस u ऑफ थीटा 1 आ गया। तो जब इसको रखते हैं तो क्या होता है ना, हर एक के पास में माइनस साइन है, माइनस एम बी, तो उस वजह से क्या होता है, भले मैं यहां पर करा के दूं, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम बी कॉस थीटा 1, और यहाँ पर है माइनस ये एम बी कॉस थीटा 2। ओके, तो चीज़ें सारी मिल रही है, दैट इज वर्क डन। यस, तो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो थीटा 1 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अगर रोटेशन कर दिया जाए तो कॉस 0 1, तो 1, और cos 180 -1, तो -1 की वजह से देखो क्या हो गया, ये किस तरीके से होगा। मैं इसका स्टेप भले ही लिख देता हूँ, और एक लिख देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ कितना, तो W इक्वल टू एम बी 1 माइनस -1, तो भाई इज इक्वल टू एम बी, और ये हो गया 1 माइनस -1 2, तो हो गया भाई ट्वाइस एम बी। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कौन सी भी एग्ज़ाम दो, नीट दो, जेई दो, सीईटी दो, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी इसका ग्राफ जो अगर आप बात करो तो माइनस एम बी कॉस थीटा, अगर माइनस एम बी कॉस थीटा देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो u ऑफ 0 माइनस एम बी आ चुका है, तो देखो 0 डिग्री पर ये माइनस एम बी आ चुका है। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेता हो तो u ऑफ 90 0 आता है, देखो यहाँ पर 90 पर 0 आ चुका है। अगर थीटा 180 डिग्री लेता हूँ तो u ऑफ 180 डिग्री, भाई ये माइनस एम बी कॉस थीटा की वजह से प्लस एम बी हो जाएगा, क्या आ चुका है, और ये कॉस का ग्राफ होने की वजह से ग्राफ, तो ग्राफ पे भी सिलेक्शन पर सवाल आ सकता है भाई यहाँ पर।
दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दिस ऑल आर एंगल। समझ में आ रहा है? चलो, अभी मैग्नेटाइजेशन बहुत छोटा चैप्टर है और सवाल भी बहुत कम है, तो जल्दी से हो जाएगा ये। तो यहां मैग्नेटाइजेशन ये चीज क्या होती है उसको समझना है। बेसिकली हमने अभी जो बात की है बच्चों, अभी जो बात की है उसके अनुसार अगर देखें तो मैं आपको बताऊं, कोई एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लो आप, मतलब प्लास्टिक तक ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिलहाल के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक आयरन, लोहे का टुकड़ा है, आयरन रॉड है, तो उस आयरन रॉड के अंदर जो एटम्स हो गए, अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि किसी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका खुद का छोटा छोटा एक मैग्नेट तैयार हो रहा है। मान लीजिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मिलाकर उस एटम को एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर दे दिया, मतलब उनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा, तो वो उनकी जिम्मेदारी, वो उनका जो होगा वो सारा उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारा कोई लफड़ा इसमें नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई उन सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मिला के उस एटम को एक छोटे से मैग्नेट की तरह कन्वर्ट करा दिया। तो आप ये सोचो कि जो मटेरियल आप ले रहे हो उसके अंदर ऐसे छोटे 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 एटॉमिक मैग्नेट्स है। ये एटॉमिक मैग्नेट भाई अपनी अलग ही दिशा में जा रहा है, ये अलग दिशा में जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो भाई ऐसे होता है, ये रैंडमाइज्ड होने की वजह से जो बेचारा आयरन है, जो लोहे का टुकड़ा है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये भाई अंदर के अंदर गंद मचा रहे हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करने में जुटे हुए हैं, सब झगड़ा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, इनमें एकता बिल्कुल भी नहीं है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। सारा इन्होंने एक दूसरे के साथ में वेक्टर सब्ट्रैक्शन करा दिया और भाई इसको मैग्नेट होते हुए भी बेचारे को अनमैग्नेटाइज स्टेट में रख दिया है। तो अभी किसी पावरफुल बाबा की जरूरत होगी, तो कोई ऐसा होगा जो उसको मतलब छू मंतर कर दे और सारे के सारे एक ही दिशा में आ जाए और भाई यूनिफॉर्मली काम करे, 100% काम करे। तो हमारा दिमाग जो होता है ना, दिमाग के अंदर 100 तरीके की सोच चलती रहती है, बस वही चीज़ हो रही है। तो अभी फोकस करना है, फोकस करना है और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है कि रिजल्ट हमें निकालना है, बस वही। तो कौन इसको मैग्नेटाइज करेगा? तो भाई कोई एक्सटर्नल फील्ड होगी जो इसको मैग्नेटाइज करेगी। तो हमारे लिए मैग्नेटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में आगे आएगा वो सारी चीजें। अभी फिलहाल तो इतना है कि भाई चलो किसी एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये सारे डाइपोल्स, अभी आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड जब आती है, मैग्नेटिक फील्ड जब आती है तो डाइपोल अलाइंड हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो डाइपोल अलाइंड हो जाता है। तो भाई यही सब इन बच्चों के साथ में हो रहा है। ये अंदर बैठे हुए सारे के सारे डाइपोल जो दिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा कि दिस विल शो नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया और सारे के सारे एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। तो इन सबका वेक्टर एडिशन मैंने सिंगल से बता दिया, इसको बोल दिया नेट मैग्नेटाइजेशन। तो नेट मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? देखो ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब सारे वेक्टर्स मिलाकर यहां पर इन्होंने नॉर्थ पोल तैयार कर दिया, यहां पर साउथ पोल तैयार कर दिया। मतलब इसके पास यहां पर स्ट्रेंथ होगी -m, इसके पास यहां पर स्ट्रेंथ होगी +m। इस तरीके से ये बिहेवियर हमारा दिखा रहा है, मैग्नेट का दिखा रहा है। ओके, तो नाउ मैग्नेटाइजेशन, मैंने इंटेंशनली ये वर्ड्स लिए। अभी शायद कुछ बच्चे बोले कि सर ये टेक्स्ट बुक में तो अलग दिख रहे हैं। देखो मैंने इंटेंशनली इसको लिया है ताकि ये आसान हो जाए, थोड़ा फॉलो कर लो इसको। क्या फॉलो कर रहे हैं? देखो मैग्नेटाइजेशन को mz की अलावा और I भी लिखा जाता है, बट मेरा कहना है ये है कि इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। किसको भाई? किसको? मैग्नेटाइजेशन को, मतलब इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो, I को अवॉइड करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद करंट भी आने वाला है। तो करंट का भी सिंबल I है। तो मेरा ये मानना है, पहले आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई जो डायपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे उनको किसी ने एक डायरेक्शन में अलाइन करा दिया, टॉर्क जनरेट करा के अलाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटाइजेशन हो चुका है, इसका वेक्टर एडिशन मिला के एक यूनिट मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, एक यूनिफाइड मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर मटेरियल। सो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट या फिर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
तो मैग्नेटाइजेशन नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको ये भी वेक्टर था तो वेक्टर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर पर यूनिट, एम्पियर पर मीटर, ये इसका यूनिट है, इसको याद रख लो। इतनी चीज समझ में आ रही है। अभी उस पर जाते हैं कि भाई मैंने बोला ना कोई एक बाबा इनको अलाइनमेंट करा रहा है, कौन बाबा है वो देख लेते हैं। तो भाई देखो यहां पर क्या है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इसकी एक खासियत है, सोलेनॉइड की वायर में से करंट आप पास करा दो तो भाई ये बेचारा सोलेनॉइड जो हमको सादा सुदा दिख रहा था, बस इसी ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तैयार कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तैयार हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा अलग फॉर्मेट में लाया है, तो क्या लाया वो समझ लो। तो द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये अलग वर्ड है। हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो बोलते थे वो भी था। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को वर्ड को समझो आप, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये बात समझो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर कई बार इसको हाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, सॉरी ऐसे रखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके पहले वाला जो था ना, कंफ्यूजन कम हो, मैग्नेटाइजेशन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा जाता था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैंने उसमें से मैग्नेटाइजेशन में से mz निकाल लिया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से इसका आई वर्ड्स आता था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कंफ्यूजन ना हो, किसी एक पर फोकस कर दो फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन आया तो समझ में आने के लिए ये दूसरी चीज भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऐसे भी पूछा जाता है। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन है। हम आज तक इसको बिंदास्त बी लिखते थे, लेकिन अभी इसको बी नॉट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है ना एयर है, अभी हमें इसको मैग्नेटिक मटेरियल भी इसके अंदर डालना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए जब बी नॉट ले गए, इसका मतलब यहाँ पर जो सोलेनॉइड दिख रहा है उसके अंदर एयर भरा है या वैक्यूम है, ऐसे भी मान के चलो। तो म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ एन आई जो है ना बच्चों, इसको एच वर्ड दे दिया। एन आई जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय आई, इसको सिंगल क्वांटिटी में नाम दे दिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बन रही है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसमें भी जो एन आई बन रहा था इसको कह दिया है एच, तो बी नॉट इज इक्वल टू आ चुका है म्यू नॉट एच। ये बात समझ में आ रही है, हजम हो रहा है। तो ये एम्पियर पर मीटर आ गया। इट इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों का यूनिट सेम है, मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट था यही इसको मिल रहा है। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी नॉट। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर टेक्निकली करेक्ट वर्ड आना शुरू हो चुके हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट अलॉन्ग, है ना, अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विथ एयर इनसाइड इज गिवन बाय, ये आ गया फॉर्मूला। देखो भाई लिखना है, इसके बाद सवाल करने हमें। अभी नेक्स्ट चीज देखो, हमने उस सोलेनॉइड को उठा के ला लिया, हमने उस पहले वाले अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को जो यहां पर हमने दिखाया था, ये देखो ये बेचारा, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था, तो इसको उठा के जब इसके अंदर डाल दिया, तो आपको एक चीज पता है, सोलेनॉइड ने खुद की मैग्नेटिक इंटेंसिटी तैयार की थी, उसके अंदर ये मटेरियल डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती थी वो टॉर्क जनरेट करा के जो डाइपोल्स नहीं मान रहे उन सारे के सारों को एक डायरेक्शन में लाना शुरू कर देती है। लेकिन भाई उसकी ताकत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटाइजेशन में डाइपोल जो है ना, ये आमतौर पर इतने जल्दी नहीं मानते, तो उनको थोड़ा साम दाम दंड भेद उसको और एक्स्ट्रा डाल के और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड डाल के भाई उनको अलाइनमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक सीधा सा रिलेशन यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि जो मैग्नेटाइजेशन बन रहा है ना, वो इंटेंसिटी पर बन रहा है। तो जितना आपका इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, मतलब कौन, एन आई वाली क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गए, तो आप करंट बढ़ा दो, तो जो एच वैल्यू है, एच मतलब एन आई, आर यू गेटिंग दिस, एच मतलब एन आई, यस। जब इस चीज को बढ़ाते हो तो इट इज सीन दैट जो अंदर डाइपोल है वो भी अलाइनमेंट शुरू हो गए, तो मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच, so magnetization is equal to some constant of proportionality into h। ये फॉर्मूला, इस पर सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट जो है
ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है, ये काय है ना, इसकी वैल्यू mz/h। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेट, ये तो टेक्निकल हो गया, मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपके परसेंटेज होते हैं, किसी को 60% मिल चुके हैं, किसी को 100% मिल चुके हैं, किसी 90% मिल चुके हैं, तो भाई इससे नंबर से क्या पता चल रहा है? नंबर से एक चीज़ पता चल रही है कि कौन कितना होशियार है। बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जिसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा वो अच्छा मैग्नेट है, तो जिसको मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड दे दिया फिर भी बेचारा ओबीडियंट हो, मतलब रैंडम ओरिएंटेशन उसका अलाइनमेंट हो गया, तो भाई मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। तो जितना कम में मैग्नेटाइजेशन हो उतना अच्छा है, ससेप्टिबिलिटी जितना ज़्यादा उतना बेहतर मैग्नेट है। तो भाई ये एक तरीके से मेजर होगा मैग्नेटाइजेशन का सब्सटेंस का। इट इज़ अ प्योर नंबर, इस पर भी सवाल बन चुका है। इट हैज़ नो यूनिट, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नो यूनिट एंड इट इज़ अ प्योर नंबर। ओके, फिर देखो, फिर उसके आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सोलेनॉइड अकेला जब था तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी। जैसे ही इस मैग्नेटिक मटेरियल को डाला, शुरुआत में मैग्नेटिक मटेरियल अनमैग्नेटाइज स्टेट में था, जैसे ही इसको उस सोलेनॉइड के अंदर डलवा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइनमेंट शुरू हो गया। तो अभी भाई अगर ये भी खुद मैग्नेट हो गया तो ये इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस वजह से अभी अंदर अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट लाइन के साथ में यहाँ पर पिंक लाइन बता दी है। तो बी नॉट मतलब ओपन जब था तब सोलेनॉइड वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस उसके साथ में ये मैग्नेटाइजेशन जो हो गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो है वो बी बन चुकी है, बी नॉट प्लस बी एम। इसको ध्यान में रखो। बी नॉट का मतलब क्या था? म्यू नॉट एच, ये तो पता है, लेकिन बी एम की वैल्यू देखो क्या है, जितने डाइपोल्स मैग्नेटाइज्ड हो गए, मतलब जितने डाइपोल्स अलाइंड हो गए, जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उसकी उतनी ज़्यादा फील्ड तैयार होगी। तो एक नया फॉर्मूला यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है, बी एम इज म्यू नॉट एम जेड। तो ये मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड होता है, म्यू नॉट एम जेड, गॉट इट। तो ये मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एम जेड ये आ गया। उसके बाद देखो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम जेड की जगह पर अभी आपके पास ये चीज पता है, म्यू नॉट एम जेड की जगह पर ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, गॉट इट, एम जेड ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, एम जेड ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, ये रख लो यहाँ पर। म्यू नॉट कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट कॉमन निकालो, देखो इसकी जगह पर ये 1 आ गया, एच कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन रहे हैं। तो बी इक्वल टू ये म्यू नॉट, इसको कह दिया म्यू आर, और ये एच, ये म्यू आर जो है इसको कहा गया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये म्यू आर जो है रिलेटिव परमियाबिलिटी है, रिलेटिव परमियाबिलिटी है, गॉट इट। तो देखो बच्चों बी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसको, इसी को लग दिया म्यू एच। म्यू क्या है? म्यू नॉट म्यू आर के प्रोडक्ट को म्यू कहा जाता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस पर सवाल बनते हैं, जिस पर सवाल बनते हैं उस पर ही हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं अभी आगे। तो सवाल किस पर बन रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। तो इस बात को अगर आप जान लो तो सवाल के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, ये तो फॉर्मूला था ही, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा बी इक्वल टू म्यू एच, और आपको पता है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और बी इज इक्वल टू मिला है म्यू एच। तो भाई इन दोनों का अगर आप रेशो निकालो तो b बाय बी नॉट इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, इसे कहा जाएगा म्यू आर। तो ये आपका एक एडिशनल टर्म यहां पर ला लिया है, यही एक टर्म यहां पर दिखाई है, म्यू आर म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू आर बी बाय बी नॉट, ये दोनों है, इसका इस्तेमाल होता है तो करो। इट हैज नो यूनिट। ओके, फिर देखिए हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल हमने डिस्कस किए इसके पहले, ये बच्चों दिख तो रहा होगा होपफुली। तो पता नहीं भी, ऐसे दिखाते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है और इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पहला है डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेट के पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। अभी इसका डिटेल में तो मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, आपको एक चीज़ पता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए किसी पर्टिकुलर एटम में
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर्ड मतलब एक का स्पिन अप है, दूसरे का स्पिन डाउन है। तो ऑर्बिट में मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और दूसरा उसके अपोजिट तैयार करता है, और ये दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है, तो ये आपको अगले चैप्टर में एक लेंज लॉ वाला कॉन्सेप्ट है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है तो उसको अपोज करने के हिसाब से उस मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाती है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करती है। और इसके वजह से ये जो मटेरियल होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करता है। अभी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो भाई इतना ही ध्यान में रखो कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनकी जो ऑर्बिटल मोशन चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इस तरीके से चल रही है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जैसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला जाए तो एक का स्पीड बढ़ जाएगा, दूसरे का स्पीड कम हो जाएगा, और इस तरीके से होगा कि लेंज लॉ का इस्तेमाल करके आप दिखा सकोगे कि भाई ये अपोज कर रहा है। लेकिन इसके लिए पहले आपको लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, ये अपोज कर रहा है, बस इतना ही है। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डाईमैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी यहां पर तैयार होने वाली है। ये एक चीज आ गई। दूसरा जो पैरामैग्नेटिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से ये आता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन तो है, देखो डाईमैग्नेटिज्म के बाजू में लिख देता हूं यहां पर, डाईमैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इट appears in all kind of materials when kept in a magnetic field. ये क्या चीज है भाई? हर एक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है। इनर वाले जो होते हैं वो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, इनर ऑर्बिट वाले, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है ना, तो जिसके पास उसके हिसाब से अगर ऑक्टल कंप्लीट होता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये प्रॉपर्टी हर तरफ है, लेकिन डायमैग्नेट में इसका डोमिनेंस ज़्यादा है, पैरा में इसका डोमिनेंस कम है। पैरा में ना स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपना जलवा दिखाते हैं, तो उस वजह से यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है। तो चलो एक एक को पहले सल्टाते हैं, एक को पहला बात करते हैं हम लोग। पहले इस पर बात करेंगे कि चलो ये क्या है। यही दिक्कत आती है इसमें, यही दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको चलो ठीक है यार, इसको ना ऐसे ही दिखाते हैं, ज़्यादा इसको टच वच ना करते हैं। दिखेगा, क्लियर दिखेगा, नहीं तो इसका फाइल तो मिलने वाला है आपको, उसको देख लेना। ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो ठीक है। तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, देखो इसमें समझ लो, जब डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो भाई ये अपोज करता है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है और इसने अपोज कर दिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फील्ड आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ मुझे एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा, यस। बाकी जो लाइन से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, अंदर से जाएगी, तो बहुत अपोज कर रही है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है एक्सटर्नल फील्ड से भी कम हो चुका है। उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ है, ये निगेटिव ग्राफ है। निगेटिव ग्राफ है मतलब कैसे है, ये अपोज कर रहा है, देखो कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको और थोड़ा अच्छे ढंग से करना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। तो डाईमैग्नेटिक जो है, तो डाईमैग्नेटिक जो होगा, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस यहाँ पर एच, तो भाई ऐसा आने वाला है। तो जिस डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो इसने खुद का डाइपोल मोमेंट अपोजिट तैयार कर लिया। तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, अपोज कर रहा है, तो इस वजह से ये निगेटिव साइन यहाँ पर आ चुका है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ पढ़ लो आप।
उसके बाद में देखो ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर पूछा जाए यस, ससेप्टिबिलिटी जो था, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव, इसको ध्यान में रखना है। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। ससेप्टिबिलिटी जो होती है एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड, ये अपोजिट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है और ये इसको अपोज कर रहा है, तो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है और निगेटिव होती है। तो ससेप्टिबिलिटी के अगर बारे में बात करें तो म्यू आर क्या होता है बच्चों, म्यू आर का फॉर्मूला था 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अगर ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और निगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से कम ही होगी। तो यह आ गया यहाँ पर। उसके बाद में एटम्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, सही है। दूसरा अभी बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक में स्पिन की वजह से ये सारी चीजें मिल रही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देख लो, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी तो भाई ये असिस्ट कर रहा है, देखो डाइपोल मोमेंट इसने जो तैयार कर लिया वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि जो मैग्नेट बन रहा है, जो डाइपोल भी उसी डायरेक्शन से बन रहा है। तो इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। ये अपोज कर रहा था, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन जो था ये बढ़ चुका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ज़्यादा लाइन इसमें से पास होगी। जो लाइन सीधी निकल के जा रही थी वो लाइन इसके अंदर से जाना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी 2 ही लाइन बताइए, लेकिन काफ़ी सारी लाइन यहाँ पे जाती है। मैग्नेटाइजेशन है, स्मॉल है, पॉजिटिव है, ये नंबर को ध्यान में रखना है, स्मॉल और पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था बच्चों, स्मॉल और निगेटिव। यहाँ पर क्या था, स्मॉल निगेटिव और यहाँ था स्मॉल पॉजिटिव। और इसी वजह से बराबर इसके अपोजिट ग्राफ आ रहा है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का ऐसे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी स्मॉल, ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटाइजेशन ससेप्टिबिलिटी पर ही डिपेंड था। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच था। तो देखो ससेप्टिबिलिटी जो स्मॉल पॉजिटिव है तो म्यू आर की वैल्यू बच्चों वो भी पॉजिटिव आने वाली है और 1 से ज़्यादा आने वाली है। इसमें एक और चीज़ है, यस, इस पर सवाल बनने वाले। ससेप्टिबिलिटी जो होगा और टेम्परेचर, तो देखो डायमैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन यहां पर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इस पर हमारे सवाल बनते हैं। ये आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज क्यूरी कांस्टेंट, एक्सटर्नल फील्ड डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो मैग्नेटाइजेशन हमें पता है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ससेप्टिबिलिटी, सो ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यू कैन गेट। इन दोनों पर सवाल बनते हैं। ये इस पर तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था कि मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बता दो पैरामैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो B/T आता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी घट रहा है यहाँ पर, ओके। तो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव होने की वजह से म्यू आर की वैल्यू 1 से ऊपर होगी लेकिन 2 से कम होती है। और यहाँ पर एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट ही होता है, हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। डायमैग्नेटिज्म में नहीं, वो टेम्पररी बनाता है, जब एक्सटर्नल फील्ड है तब बनाता है, इसमें परमानेंट होता है। तो अभी फेरो के बारे में बात कर लेते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात अगर करें तो फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन की एक थ्योरी आती है। मतलब क्या होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, उन छोटे छोटे रीजन्स में डाइपोल जो है अलाइंड होते हैं एक डायरेक्शन में। तो छोटे छोटे रीजन जब होते हैं, जैसे यहां पर देखो ये एक रीजन है, इसमें सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइंड है, इसमें सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड है, इसमें सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड है, इसमें सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड है, लेकिन ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो इस तरीके से नेट अगर बात करें तो भाई इसमें भी कैंसिलेशन था, लेकिन डोमेन है एक दूसरे के अपोजिट नहीं काम कर रहा है, ये ग्रुप में अपोजिट में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो कई सारी लाइंस उसके अंदर से गुजरते जाती है। मतलब इसका जो ससेप्टिबिलिटी है बहुत हाई होने वाला है, मैग्नेटाइजेशन हाई होने वाला है। और इसका जो ग्राफ ये दिख रहा है आपको, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले आगे, जो आपका हिस्टेरिसिस कर्व आता है उसमें ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव है। और उसमें इसमें एक ना और एक एडिशनल टर्म है बच्चों, इसमें और एक एडिशनल टर्म है, वो एडिशनल टर्म है ससेप्टिबिलिटी जो है या रेसिप्रोकल ऑफ 1/T - Tc पर डिपेंड होता है। तो Tc क्या है, ये क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या होता है,
क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेट पे कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेट क्या हो जाता है? पैरामैग्नेट हो जाता है। म्यू आर काफ़ी बड़ा है, जैसे यहाँ पर आयरन का टेम्परेचर 770 दिया है, जिस पर ये फेरोमैग्नेट क्या बन जाता है? पैरामैग्नेट बन जाता है। इतना समझ लो। एटम्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डोमेन, ये डोमेन्स में अलाइंड होता है सारा का सारा। ठीक है, तो इसको अभी वापस से उसकी ओरिजिनल स्थिति में ला देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यस, इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ है। ये थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे दिखाया जाए और फिर कैंसिल करवा दिया जाए, ताकि ऐसे मान के चलते हैं। यस, बहुत बढ़िया, ये पहले दिमाग में नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, तो इनका बिहेवियर देख लो। ये एक वॉच ग्लास होता है। डायमैग्नेट का प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांग फील्ड से दूर जाता है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, और फेरोमैग्नेटिक तो अट्रैक्ट होता है लेकिन बहुत फास्ट अट्रैक्ट होता है। इनमें एक वर्ड्स आता है बच्चों, देखो, डायमैग्नेटिज्म स्लोली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिज्म स्लोली अट्रैक्ट, फेरोमैग्नेटिज्म फास्ट में अट्रैक्ट होता है, पट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो वॉच ग्लास में अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड को डाला जाए, मैग्नेट की पोजीशन दूर है, मैग्नेटिक फील्ड इन पोल के पास ज़्यादा होती है, तो भाई इनसे दूर अगर जाए तो यहाँ पर फील्ड थोड़ी कम होगी, तो यहाँ फील्ड अगर कम होगी तो भाई ये देखो मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करता है, तो मैग्नेट से दूर लिक्विड कहाँ जाएगा? तो यहाँ जा रहा है। इस सेकंड पोजीशन में मैग्नेट से दूर जाना है, तो भाई मैग्नेट से दूर कहा, तो यहाँ देखो नॉर्थ और साउथ बहुत नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक आ गए कि फील्ड यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा जहाँ पर फील्ड है ये दूर भागेगा। तो शेप में थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पैरामैग्नेट में क्या हो रहा है? टूवर्ड्स आ रहा है, तो देखो नॉर्थ और साउथ के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जिधर फील्ड ज़्यादा है ये इधर जाएगा, नॉर्थ और साउथ के पास फील्ड ज़्यादा है इधर आएगा। तो देखो अपोजिट हो रहा है, दोनों डायग्राम्स अपोजिट आ रही है। इसमें अवे जाना है, नॉर्थ और साउथ यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है तो ये अवे जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये अवे जाएगा। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की जगह नज़दीक जाने वाला, स्ट्रांग फील्ड है जिधर जाने वाला है, यहाँ स्ट्रांग फील्ड बीच में, तो बीच में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। फेरोमैग्नेट में भी सेम ही डायग्राम आने वाली, लेकिन फेरोमैग्नेट में ना लिक्विड नहीं होता है, अभी तक तो लिक्विड नहीं मिला है, तो ये थोड़ा डायग्राम है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ला लो। फिर देखो ट्यूब्स में, अगर ट्यूब्स में तो ऐसे कोई पाउडर अगर डालते तो हाँ ठीक होगा, फेरोमैग्नेटिक पाउडर अगर डालते तो ठीक होगा। ये ऐसे यूट्यूब्स अगर दो ले ली तो मैं देखो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थी, इट मूव्स अवे फ्रॉम स्ट्रांग फील्ड, और ये इट इज़ मूविंग टूवर्ड स्ट्रांग फील्ड, तो यहाँ फॉल होता है, यहाँ पर राइज होता है। तो छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं बच्चों, बस इसको ध्यान में रखना है। इसको निकाल देते हैं, सेकंड पर काम करते हैं। इसमें क्या बताया गया? अगर मान लीजिए नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे है, तो ये नॉर्थ साउथ से दूर जाने की कोशिश करता है। देखो नॉर्थ साउथ ऐसा है मान लीजिए, तो ये रॉड है बीच में, तो नॉर्थ साउथ से दूर जाने की कोशिश करता है और ये ऐसे हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये रॉड परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन पैरामैग्नेट का उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, फेरोमैग्नेट भी उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। उसके बाद में डाइपोल मोमेंट वेरी स्मॉल होता है, अपोजिट टू एच होता है, इज़ वेरी लो इन द डायरेक्शन होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, बढ़ रहा था, ये डिक्रीज मतलब अपोजिट काम करता है, ये इन द डायरेक्शन काम करता है। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर तो ज़्यादा ही होता है, यहाँ पर हर चीज़ ज़्यादा है। उसका कुछ एग्जाम्पल दिए बच्चों, बिस्मथ है, कॉपर है। इस पर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट बनाई है, इसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा इस लेक्चर के साथ में। बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया। हमने इतना शॉर्टकट बताया कि ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रख सकते हैं आप, इसके नाम ध्यान में रख सकते हो। तो इन दोनों के लिए होगा ना, कैसे ध्यान में रखना है उसकी मैं छोटे से एक छोटा शॉर्ट, हार्डली 2 मिनट का होगा, शायद 1-1.5 मिनट का, वो आपको अटैच कर दूंगा। यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो सारे पता ही चलते हैं, इनके नाम में से ही पता चलता है कि ये फेरोमैग्नेट से रिलेटेड है।
ओके, तो ये सारी बच्चों प्रॉपर्टीज हो गई है इससे रिलेटेड तीनों की। तो तीनों को लर्न करके रख लो, इनकी प्रॉपर्टीज पर ही सवाल बनते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं। हिस्टेरिसिस जो होता है वो एक्चुअल टाइप क्या है वो भी समझ लो। हमने ऐसा सोलेनॉइड ले लिया, उसके अंदर इस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। जैसे सोलेनॉइड में करंट फिलहाल 0 है तो ये चल रहा है चीज़। जैसे आपने इसमें बैटरी लगवा दिया और इस बैटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसके अंदर डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे। जैसे इसमें से करंट बहना शुरू हो गया तो इसके अंदर के डाइपोल अलाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। जैसे डाइपोल अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा तो इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मैग्नेटाइजेशन मतलब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गई है। हमने क्या किया, यहाँ पर एन और आई करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब एच की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर ये ग्राफ एच वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का है तो जैसे आप एच बढ़ा रहे हो तो एन आई की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू बढ़ रही है तो एच वैल्यू बढ़ रही है। उसकी वजह से ये मैग्नेट में डाइपोल अलाइंड हो रहा है और तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी B = B0 + Bm वाली, ये भी बन रही है। या इसके अलावा B के अलावा या फिर मैग्नेटाइजेशन वाली भी टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा डाइपोल अलाइन शुरू हो जाएंगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन एक समय आएगा जब सारे के सारे डाइपोल अलाइंड हो गए, अभी कोई भी डाइपोल नहीं बचा है अलाइनमेंट का, सारे अलाइंड हो गए, तो उसको कहा जाएगा सैचुरेशन। तो यहाँ सैचुरेशन पर आ गए। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये सारे अलाइंड हो गए। तो इस तरीके से मुझे इस साइड में नॉर्थ पोल और इस साइड में साउथ पोल मिल चुका है। जो अनमैग्नेट था, नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल जो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में था वो मैग्नेटाइज हो चुका है यहाँ पर। अभी फिर देखो, मान लीजिए आपने स्विच ऑफ कर दिया, ऑल ऑफ सडन स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, इसमें से कुछ कुछ डाइपोल्स इनकी अलाइनमेंट मान लीजिए बिगड़ जाएगी। तो एक डाइपोल मान लीजिए उल्टा हो गया, तो ये वेक्टर एडिशन करता है एक दूसरे के साथ में। तो जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, करंट को ऑफ कर दिया, फिर भी देखो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये स्टेट में से डायग्राम जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनने वाली। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये इसको 5 को मैं उल्टा कर देता हूँ। तो पहले से थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कम मिला है, जो मटेरियल मैग्नेटिक है, लेकिन जो शुरुआत में जितना मैग्नेटिक था उससे थोड़ा सा डाउन चले गया, लेकिन उसने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रखा है। इसे कहा जाता है रिटेंटिविटी या फिर रेमिनेंस। ये दो वर्ड्स इसके लिए टेक्निकल है। आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर मैंने 0 बना दी तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी रहेगा उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रिटेंटिविटी या फिर रेमिनेंस कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, गॉट इट। उसके बाद में अगर मैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से अपोजिट बैटरी को उल्टा लगवा दूं, तो जैसे बैटरी को उल्टा लगवा दिया, बैटरी को जैसे ही उल्टा लगवा दिया तो उसमें से क्या होगा, करंट रिवर्स जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक एक डाइपोल अलाइनमेंट अपोजिट करना शुरू कर देगा। तो डाइपोल का अलाइनमेंट उल्टा होना शुरू हो गया। मैं एक एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन की तरफ दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे अलाइनमेंट उल्टा हो गया तो एक ऐसा स्टेट आ जाएगा कि एक दूसरे को ये कैंसिल करवा देंगे, और कैंसिल करवाने की वजह से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक दूसरे के अपोजिट आ गए, इन्होंने इनको कैंसिल करवा दिया। तो भाई इसको कहा जाता है ऐसी एक वैल्यू जिसे कोर्सिविटी कहा जाता है, जब उस मटेरियल ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करा दिया। अब ये कंप्लीटली अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में चला गया, कोर्सिविटी। तो ये आगे कोर्सिविटी, मान लीजिए आपने करंट को बढ़ाना शुरू ही रखा है, तो बाकी वाले भी जो चंटर पंटर थे वो भी एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट शुरू कर देंगे, और ऐसा करते करते थोड़ी देर में यहां पर अलाइनमेंट उल्टा हो गया। तो देखो जो नॉर्थ पोल इधर था, ये नॉर्थ पोल इधर आ चुका है, और ये साउथ पोल इधर आ चुका है। फिर से आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो कोई एक बंदा इसमें से उल्टा रिवर्स हो जाएगा, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम हो गया, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये उल्टा कर दिया, थोड़ा मैग्नेटिक कम है, इसको भी भाई रिटेंटिविटी कहा जाता है। फिर आपने क्या कर दिया, फिर करंट को वापस से रिवर्स बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वही चीज़ वापस से शुरू हो जाएगी।
कुछ डायपोल का अलाइनमेंट उल्टा होना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अनमैग्नेटाइज स्टेट में आ गया। फिर वापस से करंट को और बढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। मतलब अभी इस ग्राफ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इस पर सोचो जिस पर सवाल बनते हैं। ये हिस्टेरिसिस लूप है, ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरीके से मैग्नेट बिहेव कर रहा है। तो रिटेंटिविटी का मतलब जब आपने एक्सटर्नल करंट को जीरो करा दिया, एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करा दिया, और ये H की वैल्यू आपको पता है NI, H जीरो मतलब NI जीरो, N तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, लेकिन करंट भी जीरो करा दिया तो H जीरो हो गया। तो जैसे H की वैल्यू जीरो आ जाती है तब जो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन किया वो रिटेंटिविटी कहलाता है। अगर मैंने करंट को रिवर्स में बढ़ा दिया तो ये जब डीमैग्नेटाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H, जब मैग्नेट जो ऑलरेडी मैग्नेटिक था उसको डीमैग्नेटाइज करा दिया तो उसको कहा जाएगा कोअर्सिविटी। तो ये दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जब कोअर्सिविटी बताया जाए तो ऐसी H की वैल्यू जिस वक्त मैग्नेट ने खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करा दी, और जब रिटेंटिविटी कहा जाता है तो जब करंट की वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट की जीरो हो जाती है तो यह मटेरियल जो होगा इसने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करके रख दी है उसको कहा जाएगा रिटेंटिविटी। तो इस पर सवाल बन रहा है। उसके बाद में देखो क्या होता है, दो चीजें हमारे पास, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में स्पेशलिटी ये होती है, इसको कहा जाएगा हाई कोअर्सिविटी और हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होती है लो कोअर्सिविटी और होती है लो रिटेंटिविटी। मतलब जो अगर ग्राफ देखोगे तो परमानेंट मैग्नेट का ग्राफ अगर देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर ग्राफ देखोगे इसमें लो लो, मतलब लो रिटेंशन लो कोअर्सिविटी। अच्छा ग्राफ कभी सही निकालते हैं, ये भी वैल्यू लो ये भी वैल्यू लो दिखा दो। तो नॉमिनल आपको समझना ये है, लर्न करके रख दो इसको। और परमिएबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों में एक चीज कॉमन है, हाई परमिएबिलिटी, और इसमें भी हाई परमिएबिलिटी, दोनों में हाई होता है, परमिएबिलिटी दोनों में हाई होता है, लेकिन बाकी कोअर्सिविटी रिटेंटिविटी में फर्क होता है। तो इसको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा बच्चों, इस पर सवाल बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें चल रही थी हमारी। अभी इसके आगे हमको सवाल करने हैं, एक एक सवाल का जवाब देखते हैं। चलो ये दिख रहा है, सारा क्लियर दिख रहा है, ओके चलो ठीक है। तो चलो देखो बच्चों एक एक सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या है, सोलेनॉइड हैविंग 400 टर्न्स, सोलेनॉइड हैविंग 400 टर्न्स पर मीटर, मतलब n की वैल्यू दे चुकी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर दे चुका है 400। करंट I की वैल्यू दी है। क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटाइजेशन इज, तो mz, तो mz का फॉर्मूला था ससेप्टिबिलिटी H, गॉट इट, ससेप्टिबिलिटी H, ससेप्टिबिलिटी वाज, हाँ कितना था देखो, अभी हमको फॉर्मूले एक एक ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखो H की वैल्यू क्या है, तो ससेप्टिबिलिटी इंटू H की वैल्यू में लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर NI। उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तो हमें पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इन्होंने देखो रिलेटिव दिया है तो 400, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी इज 399। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 400 लेके ही चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक नियरली वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो अभी क्या करना है, इसका इस्तेमाल यहाँ करना है। तो mz इक्वल टू 400, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 400, और करंट है 0.5। तो करीब करीब कितना बन रहा है बच्चों, ये 200, 400, 8, ये 2 0, ये 2 0, 10 पावर 4 ये बन रहा है। और नियरली जवाब पूछा गया, नियरली।
तो पहले तो बेस फार्मूला क्या है, मैग्नेटाइजेशन पूछा है तो मैग्नेटाइजेशन इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच। एच का मतलब क्या है, तो एन आई। ससेप्टिबिलिटी डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी वाला फार्मूला म्यू आर, क्योंकि म्यू आर उन्होंने दिया है। उससे नियरली वैल्यू तो 390 ले लो, 19 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें सारे के सारे बहुत क्लियर कट आंसर दिख रहा है। चलो, ये 2024 का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो, अ बार मैग्नेट हैज अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने आपको पहले ही वर्ड बता दिया, मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो mz था m नेट, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट दिया है 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम देखो क्या होगा, तो लेंथ 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा दिया, एरिया जो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि 2 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो मटेरियल होगा उसका एरिया और लेंथ दोनों का प्रोडक्ट करा दिया। तो बच्चों मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, यहाँ पर आ गया एरिया और लेंथ, तो 2 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 4 10⁻⁻⁴, राइट, 2 10⁻⁻⁴ 4 10⁻⁻⁴, ओके। तो 6/3/4, ये 10⁻8 हो गया ऊपर, ये 0.75 10⁻8 आना चाहिए। और कुछ रह गया, -2 10⁻⁻⁴, अच्छा, तो 4 10⁻⁻2 था, -2 था, तो +6 हो चुका है। तो इनको चाहिए 7.5 10 ये 5 आ गया, 7.5 10⁻5 आ चुका है। ओके राइट। तो ये देखो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद मटेरियल्स हैविंग निगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन था, डायमैग्नेटिक मटेरियल था। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और म्यू नॉट और ससेप्टिबिलिटी ये क्या था, तो भाई B इज इक्वल टू था म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स H। इसके पहले था B इज इक्वल टू म्यू H, म्यू का मतलब था म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो भाई देखो इनको जो चाहिए उस हिसाब से B/H, म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, सी ऑप्शन आ चुका है, सी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी H दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया गया है, तो -4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, मतलब म्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई अभी ये तो सवाल थोड़ा सा दिक्कत वाला बन रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको समझेगा कि फाई इज इक्वल टू B/A होता था, यहाँ पे एंगल नहीं दिया तो BA, तो BA देखो फाई इक्वल टू BA, तो B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स बन रहा है 2.4 10⁻⁻5, एरिया बन रहा है 0.4 10⁻⁻4, 6 10 ये -4 -1, तो 0.6 यहाँ पर ये मिल चुका है, मान लीजिए B मिल चुका है। तो इसको ऐसे रख देते हैं। अब इस सवाल क्या पूछा गया है, म्यू इंटेंसिटी बताया गया है, H बताया गया है, तो आपको पता है एज B इज इक्वल टू म्यू H, अगर मटेरियल हो तो B इक्वल टू म्यू H, B की वैल्यू आपको पता है, तो म्यू इक्वल टू B/H, 0.6 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू इन्होंने बताई है 500, तो कितना आ रहा है बच्चों, इसको लिख लेता हूँ मैं 6 10⁻⁻1 और इसको लिख लेता हूँ 5 10 ये हो गया 2, तो ये हो गया 1.2 10⁻⁻3। इसका आंसर आना चाहिए 1.2 10⁻⁻3, 1.2 10⁻⁻3। गॉट इट। किस तरीके से किया, तो थोड़ा इसको EMI चैप्टर वाला थोड़ा टच लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा ये भी। और B इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले पर फोकस करो, B इक्वल टू म्यू H, B इक्वल टू म्यू H, इतना तो समझ में आ रहा है, इस पर फोकस करते हैं। उसके बाद
मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ टू क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी आर इक्वल एन ए आई ए एन बी आई बी आर द नंबर ऑफ टर्न्स एंड तो भाई कॉइल की वजह से इसके पहले वाला चैप्टर से रिलेटेड कर रहा है ये। तो कॉइल का जो डाइपोल मोमेंट था वो था एन आई एरिया मतलब नंबर ऑफ टर्न्स करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया डाइपोल मोमेंट जो इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन इज अबाउट, देखो क्या है इन्होंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट्स मतलब डाइपोल मोमेंट जो बताया मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स एसोसिएटेड विद टू क्लोजली बाउंड कॉइल्स आर इक्वल। तो मतलब दोनों का इक्वल है। तो अगर दोनों का इक्वल है मतलब ए और बी दोनों इक्वल है तो देखो क्या होगा एन ए आई ए पाई आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दूसरा एम बी देखिए तो एन बी आई बी पाई आर बी का स्क्वायर आ गया। फिर देखो पाई पाई कैंसिल हो चुका है, एन ए एन बी तो इनसे रिलेटेड अभी रिलेशन लिखना है। तो आर ए की वैल्यू देखो एन ए आई ए आर ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं 100 इज इक्वल टू एन बी आई बी और आर बी मतलब ये 400 हो गया। तो एन ए आई ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एन बी और आई बी हो चुका है। एन ए आई ए इक्वल टू 4 टाइम्स एन बी आई बी हो चुका है। गॉट इट, रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से देखो सवाल बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं लेकिन इस चैप्टर को आपको रिपीट पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज susceptibility is 599 and permeability absolute permeability of material will be, तो म्यू क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको पता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी आपका रिजल्ट था। तो अगर ऐसा है तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 10 पावर -7 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी दैट इज 599। तो बच्चों इनको चार ऑप्शन देखिए, पाई तो वैसे रख दिया इतना 4 पाई 10 पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 600 आ चुका है। तो ये यहाँ पर एडजस्ट होगा 2400 पाई 10 पावर -7 मतलब 2.4 पाई 10 पावर देखो 1 2 3 -4 आ चुका है। 2.4 पाई 10 पावर -4 2.4 पाई 10 पावर -4 ये भी आंसर आ गया। तो बहुत आसान चैप्टर है, इस पर अच्छे तरीके से फोकस करो। एक सवाल तो बन ही रहा है हर एक साल में। उसके बाद देखो ए मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m दिया गया है, इनर्शिया I दिया गया है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस इज। अभी ये सवाल एकदम से आ चुका है क्वेश्चन इसमें, लेकिन इसको मैं आपको दे दूं टाइम पीरियड से रिलेटेड। यह आपको ऑसिलेशन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी हमारा ऑसिलेशन होने का है, ऑसिलेशन में आता है टाइम पीरियड ऑफ दिस वन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है बच्चों इस तरीके से, T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय mb होता है या I बाय mb होता है। और इससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम विच इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mb डिवाइडेड बाय I। तो इससे रिलेट में करा रहा हूँ। तो अभी क्या करें, देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन पूछा गया है, तो मैं टाइम पीरियड पहले निकाल लूँ। तो टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट I, देखो I कितना बन रहा है 9.6 10 पावर -5 डिवाइडेड बाय m 6 10 पावर -2 b 0.01 पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। ओके स्क्वायर रूट के अंदर ये इसको ऐसे लिख देते हैं 1.6 10 रेज़ टू पावर या -2 + 2 10 पावर, अच्छा ये भी था -2 3 4 तो -1 तो 2 ये आ गया 6.28 और ये 0.16 होता था तो 0.4 आ गया। तो ये एक ऑसिलेशन से रिलेटेड हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है तो 25 पॉइंट समथिंग बन रहा है ये।
हाँ ये पॉइंट भी था ना, तो 2.502 आ रहा है ऑलमोस्ट, है ना। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यस इतना आ गया, 2.512 आ गया, 2.512 आ गया। ये फॉर वन ऑसिलेशन हो गया, फॉर वन ऑसिलेशन। तो इसी में से फॉर 10 ऑसिलेशंस t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो भाई आपका नंबर 25.12 आएगा, 25.12 आ गया। कर सकते हो इतना। तो ये एडिशनल हो गया कॉन्सेप्ट जो ऑसिलेशन में आता है, और फिर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, ये क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझ में तो आ रहा है। ये अभी ऑसिलेशन बोलोगे क्या है, तो भाई देखो फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट होता है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में डाल दो तो ये ऐसा अलाइंड होता है। अगर किसी ने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो भाई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डाइपोल है, तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा। किसी ने इसको डिस्टर्ब करा दिया तो छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा। तो उसका टाइम पीरियड और उसका फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। और देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए कहाँ से आया, तो ये रॉड है भाई, रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ही था। चलो उसके आगे रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये तो ऑलरेडी हो चुका है आपका। हाँ क्या हो चुका है बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा था B/H μ0 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। चलो ए सर्टन प्लेस मैग्नेट टेक्स 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो पहला फ्रीक्वेंसी दिया है 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब 30/60 RPS, और ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो मैं OPS लिख देता हूँ यहाँ पर। कितना आ रहा है 1/2 OPS, तो क्यों लिखना है ये देख लो। अनदर प्लेस इफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, मैग्नेटिक इंडक्शन एट फर्स्ट प्लेस, अच्छा M2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M1 कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैग्नेटिक इंडक्शन B2 इज ट्वाइस ऑफ B1 कर दिया, तो मैग्नेटिक इंडक्शन देन टाइम पीरियड ऑफ सेम मैग्नेट विल बी सेम मैग्नेट, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड इज 2π स्क्वायर रूट ऑफ I/MB, ये होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ये आ रहा है तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 2 था। तो अभी कैसे करना है देख लो इसको, T2/T1, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर दिख रहा है, टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B आ रहा है, तो T2/T1 स्क्वायर रूट ऑफ B1/B2, स्क्वायर रूट ऑफ B1 वैसे ही है, और B2 को इन्होंने क्या बोल दिया है। अच्छा यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है बच्चों, देखो ये क्या कर दिया इन्होंने, मैग्नेटिक इंडक्शन इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट फर्स्ट प्लेस। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन B2 इज B1 प्लस, इसमें ट्वाइस ऑफ B1 कर दिया, मतलब थ्राइस ऑफ B1 हो गया, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट हो गया। 2 टाइम्स दी इंक्रीज इंक्रीज ट्वाइस नहीं बोला है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी और उसमें 2 पट वैल्यू बढ़ा दी है, तो ये थ्राइस आ गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थ्राइस ऑफ B1। तो देखो T2/T1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 2 सेकंड थी ओरिजिनल की, और यहाँ पर हो गया 1/√3, तो T2 इज इक्वल टू 2/√3 यहाँ पर मिलना चाहिए, 2/√3, ये आ गया 2/√3, 2/√3। समझ में आ रही बात। देखो इतना तो भाई प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इतना तो ये सारी चीज चल रही है। वीडियो रोक के देख लो एक बार क्या कर लिया मैंने। इन हिस्टेरिसिस कर्व द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन which will present in a substance when the magnetizing force H is made 0। क्या कहा था हमने, रिटेंटिविटी कह दिया था, जब H की वैल्यू 0 हो जाए तो वो रिटर्न करता है y एक्सिस पर, तो ये रिटेंटिविटी था। मैग्नेटिक शील्डिंग इज डन बाय सराउंडिंग द इंस्ट्रूमेंट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड बाय, तो ये मैं बता दूं आपको, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। इसमें क्या किया जाता है देख लो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसी में क्या करता हूं, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देता हूं, सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन की कोर की स्पेशलिटी क्या थी, सॉफ्ट आयरन कोर मतलब जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये सॉफ्ट आयरन डाल जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन को खुद के अंदर से पास कराता है, ये हवा में से नहीं, ये खुद के अंदर से पास कराता है। मतलब मान लीजिए इस रूम में 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और मैंने एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन डाल दिया, तो वो 1000 लाइन जो होगी ना वो उसके अंदर से जाने की कोशिश करेगी।
तो ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो होता क्या है, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है ना, तो ये ऐसे इसके अंदर से होते हुए इधर निकल जाती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आती है, इसके अंदर से होते हुए यहाँ निकल जाती है, और जो इंपॉर्टेंट डिवाइस होगा वो डिवाइस को अंदर डाल दिया जाता है इसके। तो इंपॉर्टेंट डिवाइस को इसके अंदर डाल दिया, इसको शील्ड करा दिया, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इस मटेरियल से नहीं जा रहा। अगर ये खुला यहाँ पर पड़ा होता तो इस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड जाता, और मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैग्नेट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो इसको इस टाइप का शील्डिंग दिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको डाइवर्ट करा दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर से नहीं जाएगा। तो इसमें अभी आपको क्या समझ में आ गई बात? यस, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन इसमें डाल दिया गया। ये मैग्नेटिक शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको टेक्स्ट बुक में है, लास्ट में। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई डायमैग्नेटिक ओनली था, गॉट इट, डायमैग्नेटिज्म था, उसका ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर ये दे दिया, करंट दे दिया। परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी मतलब म्यू आर की वैल्यू आ गई है 5001। मैग्नेटाइजेशन पूछा है, ससेप्टिबिलिटी एच, एच का मतलब Ni। तो देखो ये 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी था, तो ससेप्टिबिलिटी आ गया है 5000, उठा के डाल दो यहाँ पर 5000। N की वैल्यू बताई है 500 और करंट की वैल्यू बताई है 375, तो 7.5 10 पावर 6 करा देते हैं, ये आ गया। आसान बन रहा है बच्चों। यस, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द करेक्ट रिलेशन इज, क्यूरीज लॉ अगर बताया जाए तो भाई पैरामैग्नेट वाली सिचुएशन कितनी थी, m इक्वल टू सी बी बाई टी। मैग्नेटाइजेशन सी बी बाई टी मैंने अभी आपको दिया था, सी बी बाई टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद यस, ये थोड़ा देखो, a thin rod of length L and magnetic moment capital M when magnetized it is bent in a semicircular arc। तो पहले एक बार मैग्नेट था, लेंथ L, यहाँ पे इसका प्लस M होगा, यहाँ पे इसका मान लीजिए माइनस M होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है ना, उन दोनों के बीच का लेंथ। अभी इन्होंने इसको बेंड करा दिया सेमी सर्कल में, तो प्लस M और माइनस M जो बन रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r होता, ये r होता तो ये 2r बन जाएगा। तो न्यू डाइपोल मोमेंट m डैश इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय दैट ट्वाइस r। लेकिन पोल स्ट्रेंथ इंटू 2 इंटू r की जगह पर क्या लिखना है वो समझ लो। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है इन दोनों में से, लेंथ l इज इक्वल टू पाई r, क्योंकि इसी रॉड को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कराया है, तो r इक्वल टू l बाय पाई बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा l बाय पाई, लेकिन आपको पता है स्मॉल m इंटू एल, ये 2 अलग निकाल देता हूँ मैं, m इंटू एल कैपिटल M होता है और ये नीचे आ गया पाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2m बाय पाई। यस, ये इंपॉर्टेंट कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, तो इस पर फोकस करना है, कर सकते हो, गुड। उसके बाद द मटेरियल सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी आना चाहिए, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी आना चाहिए। हाँ, ये भी आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ये होमवर्क ले लो, कर सकते हो आप, होमवर्क कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब म्यू पूछा है, तो म्यू पूछा है तो मैं फॉर्मूला दे देता हूँ, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी था, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी था, ससेप्टिबिलिटी 349 है, 349 प्लस 1 हो जाएगा। होमवर्क करके देखो, इसका आंसर भी मैंने दिया है। उसके बाद 2 बार मैग्नेट्स P एंड Q आर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक मोमेंट MQ respectively, magnet P is oscillating with frequency twice that of Q, the magnet moment of inertia of P is twice that of Q। ठीक है, moment of inertia of P is twice of moment of inertia of Q। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज ट्वाइस
दैट ऑफ Q। ओके, तो बच्चों देखिए डाइपोल मोमेंट है, तो क्वेश्चन इज अबाउट इनके रेशो, इनके हिसाब से। तो देखो ये क्या था फार्मूला, 1/2 पाई टी इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट आई बाई एम बी था। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई एम बी बाई आई होना चाहिए। तो एम बी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी इसको लिखना है 1/2 पाई एम बी बाई आई, 1/2 पाई एम बी बाई आई। तो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, अभी देखो एम पी, तो ये निकाल दो, ये निकाल दो, बी निकाल दो। तो एम पी बाई आई पी इज इक्वल टू एम क्यू बाई आई क्यू, ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया, आई पी इज़ 2 टाइम्स आई क्यू। तो एम पी डिवाइडेड बाई एम क्यू अगर कर दिया जाए या फिर वैसे ही रख दिया जाए, एम पी आई पी इज़ 2 टाइम्स आई क्यू, 2 टाइम्स आई क्यू इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइडेड बाई आई क्यू कैंसल। तो एम पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम क्यू आ गया, ऐसे बन रहा है एम पी इक्वल टू 2 टाइम्स एम क्यू। हाँ यही बन रहा है, यही बन रहा है ना। फ्रीक्वेंसी का ये रह गया ना, ये दो रह गया, तो ये 2 और ये 2 पाई, तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया। 2 का भाई यहाँ पर 4 हो गया, तो ये 4 हो चुका है। तो एम पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स एम क्यू आना चाहिए, एम पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स एम क्यू आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The magnetic dipole moment of M is freely suspended in a magnetic field B. The minimum and maximum value of potential energy. Potential energy के बारे में अभी आपको पता है, माइनस एम बी इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और प्लस एम बी इज द मैक्सिमम, ये आपने पढ़ा है, ये हो चुका है। उसके बाद में ये होमवर्क की तरह ले लो बच्चों, होमवर्क है, ये कर सकते हो आप, ये भी होमवर्क की तरह ले लो। देखो इसके जवाब भी मैंने आपके साथ में शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। यस, ये भी होमवर्क करो। अभी देखो सवाल सब एक ही जैसे है, कितने सवाल करें, ये सारे एक ही जैसे है, तो ये होमवर्क की प्रैक्टिस तो कर लो। इसका आंसर भी मैंने दिया है आंसर, ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आंसर साइड में लिख के रख देता हूँ ताकि क्रॉस वेरीफाई हो, कहीं गलत ना चला जाए आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि सॉल्विंग पे ध्यान दो। ये भी बच्चों होमवर्क ही करना है। इसमें बताया देखो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मेटल इज मतलब म्यू दिया गया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर पूछा गया है। तो म्यू आर इज म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, म्यू आर, तो निकाल सकते हो आप, म्यू की वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू उन्होंने दिया है, कर सकते हो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ससेप्टिबिलिटी इज इफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर 0.85, तो भाई म्यू आर was 1 plus susceptibility, so susceptibility is mu r minus 1, 0.85 minus 1, तो minus 0.15। तो ये डाई मैग्नेट हो रहा है, डाई मैग्नेट हो रहा है। अगर उसका नाम पूछा जाए तो डाई मैग्नेट भी बता दो। ये भी होमवर्क करना है, कर सकते हो, एक ही जैसा सवाल रिपीट हो रहा है, कई सारी एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। यस, ये क्वेश्चन यहां पर कर देता हूं। इन डोमेन, ए डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, कंटेन्स 8 10 पावर 10 एटम्स, ईच ऑफ डाइपोल m। द मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन जो होता था नेट डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम होता था। अभी नेट का मतलब देखो, इन्होंने जो छोटे छोटे डोमेन्स दिए हैं, तो हर एक डोमेन में देखो 8 10 पावर 10 एटम्स है, और हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट इन्होंने 9 10 पावर -24 दिया है।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, क्योंकि ये हर एक डोमेन क्यूब था, तो क्यूब कितना था 1 माइक्रोमीटर था, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आता है 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, ये यहाँ पर लिया है। और इसका क्यूब होगा बच्चों, देखो ये L हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब होना चाहिए, तो माइक्रो का 10⁻⁻⁶, यह आ गया 72 10⁻⁻14, ये 18 ये ऊपर जाकर +18 हो चुका है, तो 72 10⁻4 आ गया, मतलब 7.2 10⁻3 आ चुका है। कहाँ 7.2, सॉरी 7.2 10⁻5 आ चुका है। एक जीरो यहाँ पर इधर ला लिया तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए। तो इसमें छोटा सा एक चेंज करा दिया इन्होंने, नंबर ऑफ एटम्स दे दिया और हर एक का डाइपोल मोमेंट दे दिया, तो यहाँ पर चेंज हो गया, वॉल्यूम तो आपको निकालना है। ओके, फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाज स्मॉल एंड पॉजिटिव था, ठीक है। यस, ये सवाल को करना है बच्चों। क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ससेप्टिबिलिटी इज गिवन, बोल देता हूँ इसको, और टेम्परेचर T1 273 प्लस ये -73 मतलब 200 केल्विन था। उसके बाद में टेम्परेचर T2 273 प्लस ये -173 होता है, कितना हो गया, ये 100 केल्विन हो चुका है। टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। ये -73 सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करा दिया। तो हमारा फॉर्मूला था क्या, ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो ससेप्टिबिलिटी इंटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट, ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा, इससे पता चल रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी 1 0.0075, टेम्परेचर T1 200, ससेप्टिबिलिटी 2 पता नहीं है, टेम्परेचर 2 100 केल्विन बताया, तो भाई इसमें से पता चल रहा है ससेप्टिबिलिटी 2 0.015 आना चाहिए, 0.0150 आना चाहिए। ये मिल गया आंसर। चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ कर दिया है, इसकी PDF शेयर कर दूंगा। होपफुली यू आर डूइंग ऑल वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।